जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का वो प्रमुख तथ्य, जिसमें 30 दिवसीय जीएस की महाभारत सीरीज है। और यह सीरीज में आज की जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है भारत के स्वायत्त राज्यों का उदय में, जैसे मैसूर, अवध, पंजाब और बंगाल, माने दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत। एक तरह से देखा जाए, इन चार टॉपिकों को हम चार तरीके से अलग अलग रूप में बदल कर पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसकी थ्योरी लाते तो काफ़ी उबाऊ, काफ़ी बड़ी है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, हम आपको पढ़ाने से पहले 4 से 5 किताबों की, महत्वपूर्ण एथेंटिक किताबों का निचोड़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो हम प्रश्नों के माध्यम से, जब हम प्रश्न की एमसीक्यू लाएंगे तो हम इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे। मतलब आपको बेशक समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको ये लगेगा कि आपने वास्तव में पूरी थियरी तैयार की है, न कि आपने एमसीक्यू तैयार किया है। इसके लिए आप इस क्लास को पढ़ने से पहले सबसे पहला काम ये करिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और साथ में इसकी नोट्स बनाते चलिएगा। डेली ये क्लास आपके रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के 30 दिवसीय क्लास के रूप में चलेगी। तो आज की टॉपिक है स्वायत्त राज्यों का उदय, जिसमें खासकर पश्चिम भारत, जिसमें हम पंजाब के क्षेत्र को लेते हैं, पूर्वी भारत बंगाल के क्षेत्र को, अवध अर्थात मध्य भारत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, मैसूर अर्थात दक्षिण भारत के क्षेत्र। इन तथ्यों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। दूसरी बात, जैसे आप इस वीडियो में जुड़िएगा, पहला काम, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बेशक वीडियो बड़ा होगा, कुछ लोग को कहेंगे सर ये तो वीडियो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंदी, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रश्नों का दायरा बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए अब हम अपनी बातों पर विराम लगाते हैं, प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। आप कॉपी कलम लेकर बैठेगा और वीडियो को लाइक करने के बाद सबसे पहले वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उनके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? आप कहेंगे सर इस प्रश्न का इतना लाने का उद्देश्य क्या था? मुझे बस यह लाने का उद्देश्य था ताकि आप लोग को यहाँ से कुछ तथ्य सीखने को मिल जाए। पहला बात कि कह रहा है कि आबा आबिदी 87 ग्रेन, बाकिरी 43 ग्रेन, जाफरी 20 ग्रेन, काजमी 8 ग्रेन। तो इन तथ्यों को पढ़ने के बाद अब हमारे मन में आता है कि टीपू सुल्तान ने कौन कौन सा सिक्का चलवाया था और कौन सा सिक्का नहीं चलवाया था। तो जरा आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएं कि क्या होगा इसका। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट बताएं। जो लोग लाइव है फटाफट बताएं। चलिए मैं आता हूं प्रश्न की तरफ ताकि आपको स्पष्ट पूरा हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम ग्रेन की बात करें तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। कैसे? आबिदी 87 ग्रेन उन्होंने चलाया था, बाकिरी 43 ग्रेन उन्होंने चलाया था, जाफरी 20 ग्रेन उन्होंने चलाया था, लेकिन काजमी नामक कोई भी सिक्का टीपू सुल्तान ने नहीं चलाया था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वह डी का राइट आंसर होगा, डी का सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे कोई की पॉइंट नहीं था जो आपको लिखवाएं, क्योंकि ये 3 ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जरा कमेंट करके बताएं। कुछ लोग कह रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही है, तो आप लोग एक मिनट क्लियर कर दे, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा से स्पष्ट कर दें कि मेरी आवाज़ आप तक जा रही है, मेरी पढ़ाने की जो वीडियो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या वो साफ नज़र आ रहा है? क्योंकि आज मेरी तबीयत कुशल मंगल नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सामने एक मिलान करने वाला दिया गया, तो मैं आपका समय न लेकर मैं इसको मिलान कराने में ज़्यादा भरोसा करता हूँ। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1775 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। मतलब बात साफ है कि ए का क्या होगा? आपका तीसरा होगा। फिर 1780 में एक प्रमुख घटना घटी थी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। यह बात आप लोग को पता होना चाहिए। और 1824 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। फिर हम आगे बढ़ेंगे 1838 में, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। इस प्रकार आप इनकी स्क्रीनशॉट आप क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आप लोग जिनको आवाज़ साफ नहीं आ रही, मोबाइल को अपने रिस्टार्ट करें या उसे रिफ्रेश करें, सबको सही होगा। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। मैं बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्लास लाइव चल रही है, स्क्रीनशॉट आप क्लिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी आपको मिलान करना है। देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको मैं पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, इसलिए ऐसे प्रश्न जिसमें आपका टाइम टेकन होगा मैं उस पर आपका समय नहीं लूंगा। प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? ठीक, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था? अगर हम मैसूर युद्ध की बात करें तो जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वह कर्नल स्मिथ के समय हुआ था। किस समय हुआ था? कर्नल स्मिथ के समय हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम आप लोग सभी लोग, ताकि आपकी परीक्षा में काम आ जाए। तो पहले कर्नल स्मिथ मिला देते हैं। और जो युद्ध हुआ था यह युद्ध 1767, जी हाँ 1767 से 69 तक, 1767 से 69 तक प्रथम मैसूर युद्ध चला था, याद रखिएगा आप लोग। और यह कर्नल स्मिथ के समय हुआ था। अगर द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करें तो उस समय वारेन हेस्टिंग थे, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वारेन हेस्टिंग थे। और कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अच्छा, ये जो चला था द्वितीय मैसूर युद्ध, ये 1700 सॉरी, ये जो चला था ये था आपका 1780 से 84 की मध्य चला था द्वितीय मैसूर युद्ध। अगर हम तृतीय मैसूर युद्ध की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके बारे में आगे हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 90 से 92 में हुआ था, एकदम लिखते चलिएगा। ये 1790 से लेकर 92 तक हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चतुर्थ मैसूर युद्ध, ये वेलिजली, याद रखिएगा इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। जितने को मैंने मिलान करा है मैं इनके बारे में जब पढ़ाऊंगा यकीनन मानिए आप यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश के चैनल के अलावा कभी किसी चैनल को नहीं पढ़ेंगे। इस बात का मुझे घमंड नहीं भरोसा है। फिर यह युद्ध भी लिखवा दूं तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह युद्ध 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था, एकदम रट लीजिएगा। इस युद्ध में मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी और इसी युद्ध के बाद जो मैसूर की स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो गई। जो मैसूर की स्वतंत्रता थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। यह बात आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास। अब मैं आपसे एक 30 सेकंड के बारे में आपको स्पष्ट करूँ। मेरी तबीयत प्रॉपर वे में ठीक तो नहीं है, किंतु मैं आपकी क्लास से समझौता नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आपकी क्लास ली। अब आपका ये बड़कपन है कि आप इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करना चाहेंगे या नहीं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि मेरी तबीयत सही हो या ना हो, मैं आपके लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आप मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो इतना करिएगा, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सबसे पहले अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में डाल दीजिएगा, फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए और स्टेटस लगा दीजिए। तो उसके बाद आराम से ये पढ़िए। यकीन मानिए ऐसी सीरीज पूरी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी इतनी व्याख्या के बाद। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आपका समय कीमती और बहुमूल्य है, इसकी स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा। बहुत कुछ पढ़ना है, आपके सारे जितनी भी आपके मन में नई नई बातें आ रही सबका मैं स्पष्ट करूंगा, जितनी भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही बारीकी से प्रश्न को पढ़ना है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो प्राथमिक कारण पूछा है, मतलब सबसे प्रमुख कारण ऐसा क्या था चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध का? अब ये मत पूछिएगा सर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में मैंने अभी आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। ठीक है, एक बार आप मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं कैसा पढ़ा तो एक बार उनको पता चलना चाहिए, इसलिए आप एक बार शेयर किया करिए, ताकि मैं कैसा पढ़ा तो एक बार उन्हें पता तो चले। देखिए मैं इस बात को पहले आपको बताता चलूंगा, कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो लिखिएगा। देखिए जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी उसका मुख्य अंग, जैसे अगर मैं कहूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो भारत में आ गई थी, लेकिन भारत में आने के बाद इसने जो सबसे बड़े बड़े काम किए, इनकी जो नीति था वो पहला था युद्ध करो। फिर जिससे युद्ध कर रहे हो उससे पहले शांति के लिए समझौता करो। पहले उसको क्या करो? उस पर हमला करो। क्या करो? सामने वाले पर हमला करो। हमला करने के बाद उसे क्या करो? उसे शांति, पहले उसे शांति के लिए मनाओ। अगर शांति के लिए नहीं माने तो उसे युद्ध में साम दाम दंड भेद लगा उसे हराओ। हराने के बाद तब उससे शांति का समझौता करो। और 1798 में लॉर्ड वेलेजली जो साम्राज्यवादी जनरल गवर्नर था, कब? 1798 में। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। लिखते चलेगा, एक दिन ऐसा आएगा आपको पूरा रट जाएगा। लॉर्ड वेलेजली,
लॉर्ड वेलेजली आया, वो एक प्रकार का साम्राज्यवादी गवर्नर, जनरल गवर्नर था। वो समानता की बात कहता था। ठीक है, वो क्या करता, समानता की बात करता था। और उस समय पूरे दुनिया पर, पूरे यूरोप पर नेपोलियन का भय था। तो इस स्थिति में भारत में शांति बनाने की जरूरत थी। तो उसने क्या किया कि टीपू सुल्तान को उसे अपने अधीन करने के लिए निश्चय किया। उसने क्या किया कि टीपू सुल्तान को हमला किया जाए, उसे अपने अधीन कर लिया जाए। और ये दृढ़ संकल्प उसने ले लिया। और टीपू सुल्तान पर वो उसने इल्जाम लगाया कि निजाम मराठा के साथ मिलकर वह अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, अथवा अरब से, अफगानिस्तान के जमान शाह कुस्तुतूनिया मारिसस में फ्रेंच अधिकारी जो थे, उनके साथ अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए पत्र व्यवहार कर रहा है। इसलिए अब आप बताइए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपने देखा कि टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अंग्रेजों पर मैसूर का आक्रमण करना। तो यह बात आपको स्पष्ट हो गया। मतलब अगर यूरोप में शांति लानी होती थी तो उन्हें भारत का शोषण करना पड़ता था। इसीलिए यह अंग्रेजों की एक प्रमुख नीति थी, माने भारत का कुआं से पानी निकालकर अंग्रेज की जनता को प्यास बुझाना। एक कोटेशन आप मेरा लिख लीजिएगा, आपको बाकी चीजें खुद ब खुद स्पष्ट होती जाएंगी। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वो इसका बी राइट आंसर है। 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। इसलिए अब हम इसके अन्य तथ्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट किसी को? ठीक है, अगला आपके सामने प्रश्न है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है। मैंने एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें 3 कथन जो हैं वो सत्य हैं, लेकिन एक कथन है जो क्या था, सत्य नहीं है। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपके हिसाब से कौन से विकल्प पे ताला लगाया जाए। ठीक है, और जो लोग अभी साथी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, चाहे वो वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे वो बाद में देख रहे हैं, वो दुर्गेश सर सर्च करेंगे और इलर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, और ये नंबर शायद आपके ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लेकर शायद काम में आ सकता है। चलिए अब हम अपने तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रश्न के जवाब दे देता हूँ ताकि आपको समस्या न हो। पहला, उसने फ्रांस, टर्की तथा पर्शिया में कूटनीतिक भेजे थे। जी हाँ, टीपू सुल्तान ने भेजे थे। उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। जी हाँ, उसने चीन से भी व्यापार के संबंध बनाए थे। उसके दरबार में कुस्तुतूनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। ये भी उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। यही गलत है और जो गलत है वही सही है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर डी है। देखिए, अंग्रेजों को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने समुद्री सेना बनाई थी और मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रिपो ने अपनी नौकरी छोड़कर नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, फ्रांसीसी जल सैनिक जो थे लेफ्टिनेंट रिपो थे, लिख लीजिएगा। वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टीपू सुल्तान के समुद्र सेना को प्रशिक्षित किया था। यह नाम आपके शायद कभी भविष्य में काम आ जाएगा। उनका नाम क्या था, रिपो था। उन्होंने नाव को छोटी छोटी तोपों से सजाया था, तोप चलाने के लिए, माने समुद्र प्रशिक्षण अगर देखा जाए युद्ध का तो देने का श्रेय रेपो को जाता है। और जो रिपो थे वह एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे फ्रांसीसी जल सेना के। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहां से कोई डाउट हो तो, कोई प्रश्न हो तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से अवध के नवाब की पहली राजधानी थी। आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप लोग दे दें। सभी लोग फटाफट देंगे। देखिए, अवध के एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। जी हाँ, यह बात आप जानते रहिएगा, शहादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का नेता था। इस प्रश्न का उत्तर होगा फैजाबाद, वर्तमान अयोध्या। ये अवध के नवाबों की पहली राजधानी थी। फिर शहादत खां के बाद सफदरगंज अवध का नवाब बना। ठीक, उसे मोहम्मद अहमद शाह ने मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया और तब से अवध के शासक नवाब वजीर कहने लगे। ठीक, पहले कौन था, लिखना चाहें लिख लीजिएगा। अवध के नवाब हेडिंग में लिखिएगा। फर्स्ट पहला बना शहादत खां,
सादत खां, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, बुरहान मुल्क बुरहान मुल्क, ये पहला था। और ये क्या था, ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ईरानी गुट का एक नेता था। अगर हम दूसरा देखें यहाँ पे, दूसरा कौन बना, तो शहादत खां के बाद सफदरगंज कौन बना, सफदर जंग, सफदर जंग बना। ठीक। और जो सफदरगंज था ये कौन था, ये अमहद शाह, ये मुगल बादशाह अमहद शाह के मुगल साम्राज्य का वजीर भी था। क्या था, इसे वजीर, मुगल का वजीर बनाया गया। और यहीं से वजीर का नाम बदलकर नवाब वजीर हो गया, यहीं से वजीर का नाम बदलकर नवाब वजीर हो गया। सोचिए कितना पावरफुल बंदा था। ठीक। और ने एक बात और कि अवध की जो नवाबों की प्रथम राजधानी थी फैजाबाद थी, तो फैजाबाद की बात, ठीक है, फैजाबाद के बाद इसकी राजधानी कहाँ की गई। एक प्रश्न और आएगा कि फैजाबाद के बाद राजधानी कहाँ बदली गई, तो फैजाबाद के बाद राजधानी लखनऊ। आज वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कहाँ पर है, लखनऊ है। तो यह बात, यह की पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए शायद महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक। और फिर आगे चलकर देखेंगे इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर लेती। फिर लॉर्ड हेस्टिंग आता है 1815 में, वो क्या करता है, बादशाह का जो खिताब होता है उसे खत्म कर देता है। अब हम बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो क्लिक कर लें, क्योंकि आपकी संख्या थोड़ी सी कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा स्पीड लेना होगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, बधाई हो आपको, फैजाबाद से हैं आप, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अमहद शाह ने 1748 में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1748 में अमहद शाह को सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था। देखिए मैंने आपको बताया कि जो सफदरजंग था ये दूसरा नवाब बना था अवध का, नवाब बना था किसका, अवध का। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, लेकिन उसने क्या किया था, अमहद शाह को क्या बनाया था, तो उसने अमहद शाह को साम्राज्य का वजीर बनाया था। अमहद शाह ने सफदर को क्या बनाया था, साम्राज्य का वजीर बनाया था। अब यही वजीर आगे चलकर नवाब वजीर कहने लगा, यहीं से इसका नाम बदलकर नवाब वजीर, उस पद का नाम ही पड़ गया नवाब वजीर पड़ गया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपका सी राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। मैं बढ़ रहा हूं आगे अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला है, अवध के स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है। एकदम आसान प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बता देंगे। मेरा मतलब है कहने का इस प्रश्न का कि पहला कौन था। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, यहां पे अवध के स्वायत्त शासन व्यवस्था का कौन था। सादत खान, बुरहान उल मुल्क, अभी मैंने ऊपर लिखवाया था। ठीक, ये पहले थे। अगर दूसरा पूछता तो सफदर जंग थे। यहां पे पहला पूछा है क्योंकि संस्थापक पूछा है, तो सादत खान बुरहान होंगे। और इनकी राजधानी क्या थी, फैजाबाद। क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके काम का हो सकता है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए जाने के पक्ष में नहीं था। ये हमारे अवध की बात हो रही है, और उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, और संयुक्त प्रांत का कुछ हिस्सा अवध कहलाता था। ठीक है, मैं चाहूँगा आप लोग इस वीडियो को शेयर सभी लोग कर दें, क्योंकि अभी आप लोगों ने शेयर नहीं किया, क्योंकि लाइक भी नहीं किया है। लोगों तक पहुँचाइए। अगर आप कहें तो मैं तेजी से पढ़ाऊँ वीडियो प्रश्न को। देखिए कौन था, स्लीमेन था। कौन था, स्लीमेन था। ये लखनऊ के रेजिडेंट के रूप में भेजा गया था। ठीक है, और ये क्या था, ये अवध को विलय के पक्ष में नहीं था। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं आपका समय कम लूंगा। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने इसका जिक्र किया था, मुझे लग रहा है अगर आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा।
देखिए यहाँ पे मैं उत्तर बताऊंगा, उसके बारे में व्याख्या जरूर करूंगा। इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। देखिए जो टीपू सुल्तान था, इसने आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। सोचिए दूसरे देशों में अपने लोगों को भेजने वाला, ठीक है, जो पहला व्यक्ति था भारतीय, वह था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, ये लिख लीजिएगा, हैदर अली, हैदर अली की जो मृत्यु हुई तो 1782 में हुई थी। के बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना और उसने कई परिवर्तन किए। एक बात आपको पता होगा, लिख लीजिएगा, थॉमस मुनरो, आपने नाम सुना होगा, लिख लीजिएगा कॉपी कलम में, थॉमस मुनरो, नाम सुना आप लोगों ने? थॉमस मुनरो एक अंग्रेज था। ने टीपू सुल्तान को क्या कहा था पता है? इसने टीपू सुल्तान को कहा था नई रीति चलाने वाला अशांत आत्मा। लिख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है। नई रीति चलाने वाला, नई रीति चलाने वाला आत्मा, ये टीपू सुल्तान को थॉमस मुनरो ने कहा था। वाला अशांत आत्मा, अशांत आत्मा, आपके कमेंट देखने के चक्कर में हम यहाँ भूल जाते हैं, ठीक है। अशांत आत्मा थॉमस मुनरो ने कहा था, क्लियर। और उसने व्यापार आदि को मजबूत करने के लिए उसने भेजा था। उसने अपने नाम के सिक्के चलवाए, वर्षों कैलेंडरों के हिंदू नामों को परिवर्तित कर उन्हें अरबी लिपि में लिपिबद्ध कराया। मतलब जो टीपू सुल्तान था, इसने जो हिंदू कैलेंडर थे, हिंदू जो चीज़ें थी, उन्हें परिवर्तित करके किस में कराया था? अरबी लिपि में कराया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्र वृक्ष लगाए। इसके दो हिंदू मंत्री थे, पंडित पुडनिया और कृष्णराव थे। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, इनके टीपू सुल्तान के दो हिंदू मंत्री थे। पहला पंडित पुनरिया, दूसरा कृष्णा राव थे, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? टीपू सुल्तान होगा, क्लियर। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, आपकी संख्या कम होना इस बात का विदित करता है कि हमारे पढ़ाने में कमी है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय थी? दुधारू गाय का मतलब समझ रहे हैं ना? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य था जहां से अंग्रेजों को सबसे ज्यादा लाभ होता था, जहां से उन्हें सबसे ज्यादा कर वसूलने को मिलता था? ठीक है, बताइए आप लोग, क्योंकि आजकल लोगों को शॉर्टकट चाहिए। यहां से ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर आप लोग को पता होगा, अवध। अवध मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर भारतीय राज्य अंग्रेजों के लिए, यहां पे मैसूर की बात करें अगर हम, तो हैदर अली ने की थी। आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क था। जबकि अगर मराठा की बात करें तो शिवाजी का अधीन था। अवध सादत खां बुरहान था। तो यह अंग्रेजों का बफर स्टेट था, जिसमें अंग्रेज ने जैसा चाहा वैसा किया। अतः अंग्रेज के लिए अगर दुधारू गांव की बात करें तो अवध राज्य यहाँ पे आएगा। इसलिए इसका प्रश्न क्या आएगा? वो क्या होगा? वह डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉर्ड वेलेजली के मैसूर के सुल्तान टीपू के साथ हुए युद्ध हो जिसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी, किसने मुख्य अंग्रेजी सेना की कमान संभाली थी? देखिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल परीक्षा का स्तर बदल रहा है और आपको अगर इसको अच्छे से पढ़ना होगा तो आराम से बारीकियों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा। मैं कुछ की पॉइंट आपको बता रहा हूँ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1999 हुआ था। अभी मैंने ऊपर लिखा था 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, लिखते चलिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। ये बात आप जानते रहिएगा। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू पर फ्रांसीसियों की सहायता करने का आरोप लगाया था।
और उसी में टीपू के विरुद्ध अभियान का कमाल जनरल हैरिस कर रहा था। कौन कर रहा था? जनरल हैरिस कर रहा था, याद कर लिख लीजिएगा। ठीक। और फिर 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया। मैसूर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर बड़ियार वंश का एक बालक मैसूर का राजा बना दिया गया, उस पर सहायक संधि थोप दी गई। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। ठीक। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। 4 मई लिख लीजिएगा, 4 मई 1799 को चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। श्रीरंगपट्टनम का जो दुर्ग था वो मैसूर की वो हार जाता है इससे, जनरल हैरिस से। और दूसरी बात यहाँ पे वड़ियार लिख लीजिएगा, वड़ियार वंश का शासन शुरू होता है। किसका? वड़ियार वंश का, जिस पर सहायक संधि थोप दी जाती है। ठीक है, यह बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, प्रश्न की भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था? एक आसान प्रश्न है। देखिए यहां पे मैं देखूंगा मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन, तो मैं जस्ट अभी बताया प्रथम राजनीतिक संगठन कौन आया, तो वड़ियार वंश का विरोध, क्योंकि वड़ियार वंश के एक बालक को शासक बना दिया जाता है और उस पर सहायक संधि को थोप दिया जाता है। तो वहां के जो लोग थे वो क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। अब मैसूर के पर पूर्ण अधिकार करके टीपू के दोनों पुत्रों को पेंशन दी गई थी यहीं से। तो और यहाँ पे हमने देखा कि जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, अंग्रेज ने मैसूर के बड़ियार वंश के एक बालक को राजा बना दिया, उस पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित भी कर लिया था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वह ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक। अगला क्या है? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? एक छोटा प्रश्न है और बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? हाँ जी मोनिका जी, आपने एकदम सही कहा। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो याद रखिएगा श्रीरंगम या श्रीरंगपट्टनम उसकी राजधानी थी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न आपके आ सकते हैं, एक नंबर में वन लाइनर के रूप में आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे द्वितीय आंग्ल में हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में उसका पुत्र जो था टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा और उसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और एक कुशल प्रशासक के रूप में उसने काम को शुरू किया था। फिर 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते लड़ते श्रीरंगपट्टनम उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हो गई? देखिए इस प्रश्न का अंतर होगा। अगर यहाँ पे मद्रास की संधि की बात करें तो इस प्रश्न में आप लोग बताएं कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए। देखिए मैसूर का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1767 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। तो हैदर अली ने एक साल बाद 1768 में मैंगलोर और बम्बई पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेज ने विवश होकर 4 अप्रैल 1769 को फिर मद्रास की संधि की, जिससे मैसूर का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? प्रथम मैसूर युद्ध। क्या होगा? प्रथम मैसूर युद्ध इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक, ये विकल्प क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजयी हुआ? तभी जस्ट मैंने भी बताया था और मैंने पढ़ाया भी है। उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब जरूर देंगे। यहां पर हैदर अली ने क्या किया था? अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का पिता था। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान ने 1780 में किसे ब्रिटिश सेना को कहां हराया था?
देखिए, पोलीपुर में हराया था। कहाँ पर? पोलीपुर में हराया था, जहाँ पे अंग्रेजी सेना भाग गई थी। अंग्रेजी सेना क्या होती? ये भाग गई थी, भाग खड़ी हुई थी। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह 20 का राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान लड़ते हुए दिवंगत हुआ कहां पर? मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। चलिए, आइए बात को हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। टीपू सुल्तान 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। यह बात तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक, यहां से मुझे लग रहा है कोई डाउट आपका नहीं होगा ना। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? ये 1799 में हुआ था, जहां पर इसे वीर गति की प्राप्त हुई। लेकिन इसके लिए काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी है। वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजी के कार्यकाल के दौरान लड़े गए आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 67 से 69 तक हुआ, द्वितीय 1780-84 तक, तृतीय 90 से 92 हुआ, चतुर्थ 1799 98-99 हुआ, 99 में हुआ था। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें युद्ध में अपमानजनक हार का बदला लेने के लिए टीपू की प्रबल इच्छा थी। फिर उसने लॉर्ड वेलेजी की टीपू को हमेशा के लिए खत्म करने की चाह के दोनों पक्षों को फिर आमने सामने ला दिया। फिर 4 मई 1799 श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फिर वोडेयार वंश के बालक को शासक बनाया जाता है। फिर उसके ऊपर थोपा जाता है, संधि थोपी जाती है, सहायक संधि। फिर वो एक कठपुतली रह जाता है। फिर उसके दोनों पुत्रों को, हैदर अली को पेंशन की बात की जाती है। यहाँ बहुत कुछ आप लोग को लिखना है, पढ़ना, समझना है। ठीक, तो यहाँ आप लोग जानते रहेगा। फिर 1831 विलियम बेटी की को प्रशासन की वजह से मैसूर प्रशासन पूरी तरह छिन गया। फिर 80 में देखते हैं लॉर्ड रिपन ने फिर इसे राजा को दे दिया। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? एक आसान प्रश्न है। अंग्रेजों ने ठीक है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? बताइए। ऐसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजों ने जो संधि की थी वो किससे की थी? सभी लोग फटाफट बताएं। ये होगा टीपू सुल्तान से, एकदम राइट आंसर। कहाँ की थी? श्रीरंगपट्टनम में। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम किले पर अधिकार कर लिया। फिर विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। लिख लीजिएगा 1792, 90 से 92 तक था। तो इसके बारे में आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ इसमें पढ़ाना, समझाना, मैं बताना शुरू करता हूँ तो आप लोग को दिक्कत होती है। इसमें अपने देश के आधा अंग्रेज उनके साथियों को देना पड़ा था। अंग्रेजों द्वारा डिंडी गोल तथा मालाबार मिला। मराठों ने तुंगभद्रा नदी के भाग, चलिए जाने दीजिए, काफ़ी लंबा है ये समझाना आपको। हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। कॉर्नवालिस ने यह शब्द कहा था, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। यहाँ पे देखिए, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन कहाँ था? देखिए, जो वेलेजली था वो टीपू सुल्तान को समाप्त करना चाहता था। वह एक साम्राज्यवादी विचारधारा का था और उसने 1799 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू को पूरी तरह से हरा दिया। और यहीं पर उसने ये कहा था, पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। क्या कहा था? पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह डी राइट आंसर होगा। डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है,
अब भारत हमारा है, ये किस युद्ध के बाद कहा गया था? देखिए, अब भारत हमारा है, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, वहां पर यह कहा गया अब भारत हमारा है। यह घोषणा अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। यहां पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट बनाया था, उसमें कौन कौन थे बताइए सभी लोग। देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने कॉर्नवालिस में हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठा तथा कर्नाटक के नवाबों का एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? अंग्रेज, निजाम और मराठे। ठीक, हैदर अली विचलित तो नहीं हुआ, उसने कूटनीति से काम किया और मराठों को धन देकर, निजाम को प्रदेश का प्रलोभ देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। 1.5 वर्ष तक अनिर्णायक युद्ध के बाद हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध बाजी पलट दी और मद्रास को घेर लिया। फिर अंग्रेज वहां से भाग गए और फिर तिरस्कारपूर्ण एक अपनी संधि स्वीकार की, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को विजित प्रदेश लौटा दिया गया। दोनों दलों ने एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। इस युद्ध में त्रावणकोर का राजा सम्मिलित नहीं था। त्रावणकोर का जो राजा था वो सम्मिलित नहीं हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह क्या होगा? अंग्रेज, निजाम और मराठे होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। याद रखिएगा, ये पॉइंट, ये मॉडर्न इंडिया इतना ज़्यादा उबाऊ है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और मैं तेज़ी से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी कैरियर से खिलवाड़ नहीं करूँगा। आपको जिनको पढ़ना है, जो प्रतिदिन है, वो आराम से पढ़ें। जिनको नहीं पढ़ना है उन्हें रोक कर हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला शासक कौन था? अभी कुछ देर पहले मैंने इस शब्द का जिक्र किया था। कुछ देर पहले किया था। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाने वाला श्रीरंगपट्टनम में कौन सा शासक था? तो इसका उत्तर क्या होगा? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान था। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान ने क्या किया? यहां से निम्नलिखित में से क्या किया? तो एक हत्यारे द्वारा मारा गया, अंग्रेजों को अपने राज्य से में कोई, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, मैं थोड़ा सा जल्दी से पढ़ाना चाहूँगा। उसने क्या किया? पेरिस में अपने राजदूत भेजे। मैंने आपको बताया ना, उसने दूतावास स्थापित किया था, शुरुआत में मैंने बताया। इसका उत्तर क्या होगा? टीपू सुल्तान ने, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बार बार उसी चीज़ को दोहराना नहीं चाहूँगा। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर आधिपत्य स्थापित किया? देखिए, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में शासी और वीर सैनिकों के लिए एक उत्थान का एक अलग ही मौका मिला था। यहाँ पर एक वीर योद्धा का जन्म भी होता है, हैदर अली का, 1727 में। वो एक घुड़सवार के रूप में था, फिर उसने मैसूर का वास्तविक शासक बनाया भी गया था। और 1731 से 34 के बीच दो भाइयों को देवराज तथा नजराज के हाथ में केंद्रित था। फिर 1753, 54, 57, 59 मैसूर में प्रदेश का आक्रमण किया। फिर आगे चलकर हैदर अली के सामने आया और 1761 में वह मैसूर का वास्तविक शासक बना। इसका उत्तर क्या होगा? 1761 होगा। मैंने 1761 का अंतोगंता हैदर अली वास्तविक शासक बना। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बी वाले एकदम राइट हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? हम पंजाब को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, सिखों की चुकर चकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लेकर लाहौर तक फैला हुआ था और उनकी जो राजधानी थी, राजनीतिक राजधानी, वो लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी जो थी वो कहाँ थी? वो अमृतसर थी। याद रखिएगा, जो रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह, इनकी दो राजधानियाँ थी। अमृतसर जो इनकी राजधानी थी, वह कैसी राजधानी थी? अमृतसर की वह एक धार्मिक राजधानी थी। अमृतसर कैसी थी? एक धार्मिक राजधानी थी। लेकिन जो लाहौर राजधानी थी वो राजनीतिक थी, वह राजनीतिक राजधानी थी।
अब यहाँ पे उनके राज्य की राजधानी पूछा है, तो अब बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। बताइए। आपको शायद पता होना चाहिए कि 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद दलीप सिंह अंग्रेज के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के सेना के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, फिर 4849 में लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी हुआ। अच्छा, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सूजा से प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, जो रणजीत सिंह थे इन्हें कोहिनूर हीरा मिला था। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा मिला था। हीरा किससे मिला था पता है आपको? कोई जानना चाहेगा? शाह सूजा। ये कहाँ के थे? अफगान के शासक थे। अफगान के शासक से इन्हें कोहिनूर हीरा मिला था। यह कोहिनूर हीरा ले कौन गया था? इसे लूटा था नादिर शाह ने। नादिर शाह ने इसे लूटा था और फिर दिलीप सिंह ने इसे सामग्री को सौंप दिया था। फिर आगे चलकर यहाँ से दिलीप कोहिनूर हीरा को फिर दिलीप सिंह जो सिंह थे, दिलीप सिंह, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने साम्राज्य को सौंप दिया था। और रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग को पता हो गया। इसका उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यों राजनीति पूछा था। राज्य की जो राजधानी है वो लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगर रणजीत सिंह के देखा जाए तो किस मिसल से संबंधित है, तो ये काफ़ी प्रश्न महत्वपूर्ण है और मैं इस पर ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सिखों की चूकर चकिया मिशन, चूकर चकिया मिशन से संबंधित थे महाराजा रणजीत सिंह। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त होगा वो क्या होगा? वह ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अमृतसर की संधि किनके बीच हुई? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अमृतसर की संधि की बात करें तो यह अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। कब हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। देखिए, जो राजा रणजीत सिंह थे ये सुकर चकिया मिसल से, जैसा कि मैंने बताया, 1809 में हुआ था। कब हुआ था? 1809 में हुआ था। सतलज नदी के किनारे पर हुआ था। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह, चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज का अंतिम जो राजा था, वो लोग फटाफट कमेंट करके बताएं। मुनगा जी, आपने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। उम्मीद करते हैं आपके जो आंसर आ रहे हैं वो आपने स्पेक्ट्रम के किताबें अच्छी तरह से पढ़ी हैं और एनसीईआरटी का आपने लगता है पूरा अध्ययन भी किया है। ठीक, इसका उत्तर होगा दलीप सिंह। क्या होगा? दलीप सिंह। ठीक, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय सिख युद्ध हुआ था 1849 में। यहाँ पर ये पराजित हुए और दलीप सिंह सिख राज्य के अंतिम शासक के रूप में हमारे इतिहास के पन्नों में दब गए। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया? ठीक है, देखिए, पंजाब के सिख राज्य को, यहाँ पे मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं धीरे धीरे
आज तेज़ी से पढ़ाऊंगा क्योंकि क्लास खत्म होने के कगार पर है। तो इसका जो उत्तर होगा वह 1849 होगा। मैंने अभी बताया था 4849 में वही पराजित कर दिया था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल युद्ध में। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1849। अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया था 1948-49। ठीक। और यहाँ पर भी देखेंगे तो बहुत सारी बातें हैं। इनवैंज बैल ने इसे संगीन विश्वघात भी बताया था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कई कोटेशन हमको पढ़ने को मिलता है, लेकिन उतना अपना समय हम लोग नहीं गंवाएंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वितीय सिख युद्ध में निर्णायक युद्ध किस स्थान पर हुआ था? और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो था यही यहाँ से निर्णायक भी हो जाता है। यह हुआ था आपका गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। 1848-49 अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था। यह एक अनिर्णायक युद्ध था। अंग्रेज सिखों के मध्य चिलियावा में हुआ था, लेकिन अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे चार्ल्स नेपियर जो था उसने गुजरात के जो युद्ध हुआ वो तोपों के से सिखों को निर्णायक रूप को भी परास्त किया और लगभग संपूर्ण पंजाब पर अंग्रेजों ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। लिख लीजिएगा चार्ल्स नेपियर, ये आपके काम में आ जाएगा। इसने हारा हुआ युद्ध तोपों की सहायता से अंग्रेजों को विजित करा दिया। तो चार्ल्स नेपियर ही इस युद्ध का एक निर्णायक व्यक्ति था। अगला, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग प्रधान शत्रु थे। तो आप लोग फटाफट बताइएगा जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। मेरी तबीयत ज़्यादा कुशल मंगल नहीं, इसलिए मैं तथ्यों पे ज़्यादा प्रकाश डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ जल्दी से ख़त्म करूँ, क्योंकि बहुत कुछ इसमें पढ़ाना था। मैं काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए व्याख्या काफ़ी मेहनत से तैयार किया था। ठीक, हाँ, मुनका जी ने कहा कि पहली बार टेक्निकल यूज हुआ था बाबर में, लेकिन उसके पहले भी हुआ था, मैं मिला था। तो मैं उसके बारे में जब आगे मॉडल इंडिया पढ़ाएंगे मोनिका जी, मैं आपको उस बात को स्पष्ट करूंगा कि बाबर के पहले भी भारत में इस्तेमाल हो चुका था, लेकिन हाँ उसके प्रमाणिक सोच जो साक्ष्य होते हैं वो नहीं मिला था। देखिए, राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग ये सभी सिराजुद्दौला के शत्रु थे, और अली वर्दी में कोई भी पुरुष ऐसा नहीं था जो उत्तराधिकारी न था। अली वर्दी की 3 लड़कियां थी और उनके भाई के 3 लड़के से ब्याही गई थी। ठीक है, अली वर्दी की सबसे छोटी लड़की का जो लड़का था सिराजुद्दौला उत्तराधिकार के लिए चुना गया। अली वर्दी के दोनों दामाद मरने के पहले मर गए थे, क्योंकि उन्हें अपने पहले ही विधवा घसीटी बेगम और दूसरे का शत्रु शौकत जंग सिराजुद्दौला के विरोध करते थे। घसीटी बेगम को अपने जीवन के अपने दीवान राजवल्लभ से पूर्ण समर्थन मिला, इसलिए राजवल्लभ घसीटी बेगम शौकत जंग ये किसके प्रधान शत्रु थे? सिराजुद्दौला के थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें बंगाल चल रहा है और आप लोग साथ देंगे तो आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 18वीं सदी के धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो बंगाल के नवाबों की राजधानी कहाँ थी? देखिए, विदेशी व्यापार के कारण व्यापारी जो पूंजीपति थे वे उनका धीरे धीरे विकास भी होना शुरू था और लाजमी भी था। फिर हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसका लाभ उठाकर मुर्शीद कुली खान ने औरंगजेब द्वारा बंगाल का दीवान या मुर्शिदाबाद का फैजाबाद नियुक्त हुआ था। फिर इसने क्या किया कि 1717 में पूर्ण स्वतंत्र कर अस्थायी शासक बन गया। उसने बंगाल के जमींदार में विद्रोह जो था उसको दबा दिया। फिर इसने बंगाल की राजधानी को ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। ढाका से इसने बदलकर मुर्शिदाबाद कर दिया। किसने? मुर्शिद कुली खान। ठीक,
फिर 1760 में देखेंगे कि मीर कासिम ने राजधानी को अंग्रेजों के पहुंच से दूर रखने के लिए, षड्यंत्रहीन रखने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया। फिर यहाँ से मुर्शिदाबाद से 1760 में मुंगेर स्थापित होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ढाका था, फिर मुर्शिदाबाद हुआ, फिर मुंगेर हुआ। जी हाँ, आपने सही बताया। अजीत जी ने आपने सही बताया। मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण क्या था? रामनारायण की हत्या? नहीं। राजधानी मुंगेर स्थानांतरण? नहीं। कंपनी के अधिकार द्वारा बिहार में किलो तरह से? जी नहीं। यह था कंपनी के द्वारा अंतरराज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन। देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। कंपनी ने कलकत्ता के काउंसिल से व्यापार हेतु दस्तक जारी किया, उनमें उपयोग कर कंपनी निःशुल्क व्यापार करती थी। फिर धीरे धीरे आपने देखेंगे बहुत सारा उन्होंने काम किया, तो कंपनी द्वारा अंतरराज्य व्यापार का पूर्ण उन्मूलन किया गया। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बंगाल में प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिए। मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि अब क्लास खत्म होने का कगार पर आ चुकी है। देखिए, बंगाल में प्लासी युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब, सभी लोग बताएं कमेंट करके कौन से विकल्प को ताला लगाया जाए जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए, जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 में हुआ, जैसा आपकी पता होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। 23 जून 1757 को हुआ था। इसके युद्ध होने के बाद बंगाल अंग्रेज के अधीन आ गया था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, तो सीता उत्तराधायित्व जो है वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर बंगाल का नवाबी प्रदान कर देते हैं, बंगाल का हर संभव तरीके से शोषण करते हैं। बहुत सारे इतिहासकार इसे बंगाल की लूट की भी संज्ञा देते हैं। अगर निजामात स्वयं लेकर शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते और बहुत संभवतः उनके विद्रोह का सामना करना पड़ना। इसलिए सोचते थे कि वह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ असंगत नहीं हुई। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर। वो सोचते थे हम क्यों लूटे, यही लूटे भारतीय जनता को। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने अंग्रेज को 24 परगना का नगद उपहार भी दे दिया और वो एक कठपुतली रह गया अंग्रेजों का नवाब के नाम पर। और मीर जाफर के समय में ही भारत पर ब्रिटिशी राज की नींव रख दी गई थी। उसी के शासनकाल में बंगाल के व्यापार पर कंपनी का अधिकार भी हो गया। कंपनी के वित्तीय कार्य भी उसने अपने हाथ में ले लिए। मतलब मीर जाफर किसी भी कंपनी के काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था, कोई भी विरोध नहीं कर पाता था और अतिरिक्त धन भी देता था। न दे तो उसे अपदस्थ कर कर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, मीर जाफर के बाद बना दिया गया। इस तरह कंपनी धीरे धीरे नवाब के अधिकार को नियंत्रित किया और फिर अंत में नवाब को अपनी उंगलियों पर नचाने लगे। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न आता है, कलकत्ता को किसने बसाया? एक बड़ा प्रश्न है, मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें कि कलकत्ता को किसने बसाया। जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और प्रश्न का जवाब दें। चारनौक का नाम भी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया था। बताइए सभी लोग। देखिए, चारनाक याद रखिएगा, चारनाक। चारनाक को कंपनी का एजेंट बन के रूप में 1660 में भेजा गया। फिर 24 अगस्त को उसने सोनाती पहुंचकर 1990
1660 में कंपनी के अधिकारी रूप में भेजा गया था। फिर 10 फरवरी 1691 में उसने एक फैक्ट्री बनाई। एक अंग्रेजी फैक्ट्री बनाई थी। और फिर 3 गांव, सुता, नौती, कालीकाता और गोविंदपुर, लिख लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। सुनता लिख लीजिएगा पहले, सुता, नौती, कालीकाता, कालीकाता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर एक भूभाग बनाया गया जिसका नाम कलकत्ता रखा गया। किसने रखा? जाप चारनाक ने। इसलिए याद रखिएगा, जाप चारनाक ने जो कलकत्ता बनाया था वो 3 बड़े गांव को मिलाकर, 3 जमींदारी सुतानौती, कालीकाता और गोविंदपुर को मिलाकर जाप चारनाक ने कलकत्ता नगर की नींव डाली थी। ठीक है। और जो 1911 में इसकी राजधानी को बदलकर दिल्ली रखा गया, फिर दिल्ली से नई दिल्ली 1931 में कर दिया गया, जो आज भी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोग लाइव देख रहे हैं। अगला है, निजाम उल मुल्क ने किस राज्य की स्थापना की थी? ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। निजाम उल मुल्क ने, ये चीन की किस खां के बाद मुगल बादशाह निजाम उल खां आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये बीजापुर में थे, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? हैदराबाद। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ये हैदराबाद होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अब आज आखिरी प्रश्न आपका यहाँ पे है कि 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? अगर आपने कल की क्लास पढ़ी होगी, आज आपको ये क्लास पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप लोग जानते रहिएगा कि अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कि 18वीं शताब्दी में भारतीय फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? यह था उनकी व्यापारिक कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर हो गई थी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो यह इस प्रश्न का उत्तर था कि उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही अधिक निर्भर थी। हाँ, क्योंकि जो फ्रांसीसी कंपनियां का सरकार थी वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 में हुई थी, मैंने कल पढ़ा दिया था। तो यहाँ से पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई। कल हम लोग देखेंगे कि बंगाल का नवाब, कल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कल हम लोग पूरा टाइम बंगाल के नवाब पर पढ़ेंगे और वहाँ पर चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जहाँ पे सबसे प्रमुख युद्ध आपके प्लासी युद्ध का पूरा जिक्र होगा। प्लासी युद्ध के बाद अन्य प्रमुख युद्ध कौशल के बारे में, और प्लासी युद्ध क्या था, किस प्रकार भारत में वह निर्णायक साबित हुआ, इन सभी तथ्यों पर काफ़ी विचार विमर्श किया जाएगा। कल आप लोग जो लोग क्लास रेगुलर लेना चाहते हो 9:30 बजे लाइव आ जाएंगे, तो हो सकता है उनको कल बहुत कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये क्लास मुझे लग रहा है आपकी काफ़ी हितकर होगी। बाकी ये उन्हीं के लिए हितकर होगी जो टाइम से डेली लाइव पढ़ते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे जो इस वीडियो को बाद में देखते हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए। कुछ लोग आते हैं केवल चैटिंग करने के लिए, हाय हेलो, तो वो उनको आप लोग इग्नोर किया करिए, क्योंकि मैंने भी इन कुछ घंटों में इस चीज़ को समझा है कि जब आप अच्छा पढ़ाते हैं या बुरा पढ़ाते हैं तो लोग आपको कमेंट करेंगे, टिप्पणियाँ करेंगे। आप अपना बेस्ट देते रहिए, मानकर सामने वाला पढ़े या ना पढ़े, हमारी और आपकी तैयारी तो बेहतर हो रही है ना। इस उम्मीद के साथ हमें आपको पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगामी में बड़ी भर्ती परीक्षाओं को क्रैक करना, तो इसका मतलब ये है कि अभी से ही हमें जीएस स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसमें आपका सहायता, आपकी मदद बस इतनी है, आप भी अपना बेहतर देते रहें। क्योंकि 30 दिवसीय जो हमने
मॉडर्न इंडिया की क्लास शुरू की। वास्तव में 30 दिन में ख़त्म होने वाला विषय नहीं, इसे कम से कम 6 से 8 महीना पढ़ा जाना चाहता, लेकिन मैंने ये प्रयास किया कि मैं कम शब्दों में ज़्यादा तथ्यों को आपके बीच रख पाऊँ। उसी के उद्देश्य से मैंने इस क्लास की शुरुआत की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहेगा और आप लोग समझकर डेली क्लास को पढ़ेंगे। और ये क्लासेस प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर रात 9:30 बजे लाइव चलते हैं। चाहे हमारे फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पे देखें, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, ये क्लासेस दोनों जगह आपको मिलती रहेंगी। काफ़ी अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलकर। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं तो आप अपना सुझाव टाइप करते रहिएगा। हो सकेगा अगर आपका सुझाव हमें बेहतर लगेगा, हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब भी हम पढ़ाएंगे, हर तथ्यों को समझाकर बताएंगे। सिलेक्शन लेने के लिए आपको इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, राज्य स्पेशल, करंट अवेयरनेस, इन 6 चीज़ों पर, 5 से 6 चीज़ों पर अपना कमांड बेहतर रखना होगा अगर आप जीएस मजबूत करना चाह रहे हैं। भारत की जितनी भी बड़ी नौकरियां हैं, सभी केवल उनका आधारशिला जो है वो है आपका समान अध्ययन, और अपने आप में महान है। इसकी कोई लिमिटेड, कोई सीमा नहीं है। अगर मैं होमवर्क करके ना आऊँ, मैं अगर तथ्यों को तैयार करके ना आऊँ, तो मैं भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाता। और इस 1 घंटे की क्लास के लिए मुझे खुद 2 से 2.5 घंटे प्रतिदिन अच्छे से पढ़ना पड़ता है। हर किताबों से हर एक प्रश्न को खंगालना पड़ता है, ताकि जब मैं आपको व्याख्या करूँ, मैं भी पढ़कर ढेर सारा आता हूँ, लेकिन व्याख्या करते समय काफ़ी कम हो जाता है। ठीक, तो इसलिए आप सभी लोग के साथ जुड़कर काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, तो इसलिए हम आपके एमसीक्यू के माध्यम से इस तथ्य को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक एक एक दिन में है। अगर हम लोग हैदर अली को पढ़ते थे एक दिन में, टीपू सुल्तान को पढ़ते एक में, वैली जली को पढ़ते एक दिन में, ऐसे अगर हम तथ्यों को पढ़ते, आंग्ल मैसूर युद्ध को पढ़ते एक दिन में, ऐसे काफ़ी लंबा, मतलब अगर हम डेली हम लोग पूरा क्लास करते तो ये 8 महीने का सिलेबस मॉडर्न इंडिया का है। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो हम उन चुनिंदा तथ्यों को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके माध्यम से संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, और साथ ही साथ एक नेशनल मूवमेंट जो होता है, जो अगर हम उसको अपने शब्दों में कहना चाहें तो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जहाँ से परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न आते हैं, उनको भी निचोड़ एकदम निकाल देंगे। और आप इस वीडियो को, सीरीज को एक बार नहीं, जितनी बार मौका मिले उतनी बार देखिएगा। जैसे बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1885 में राजनीतिक स्थिति क्या थी, मुस्लिम लीगल क्या थी, कांग्रेस का राष्ट्रवादी क्या था, उदारवादी क्या था, मुस्लिम लीग का गठन क्या था, दिल्ली दरबार का विभाजन कैसे हुआ, गांधी युग कैसे प्रारंभ होती है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत के बाहर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ घटी थी, साइमन कमीशन, स्वराज पार्टी, इन सभी को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन उसमें आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करिएगा और डेली के डेली क्लास में उपस्थित रहा करिएगा। किप्सन मिशन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन एक साथ कैसे पढ़ेंगे, इन सभी तथ्यों को हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हम आपके लिए अपना बेस्ट दें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलते हैं तब। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा और व्यक्तिगत टिप्पणी से बचिए, क्योंकि आपके ये नकारात्मक तथ्य को दर्शाता है, सकारात्मक तथ्य से नहीं। हमें अपने से पढ़ने से मतलब है, आपको अपने से पढ़ने से मतलब, किसी व्यक्तिगत जीवन में झांकने का कोई राइट नहीं है। आर्टिकल 21 का जो सार है, उपनिष्ठ है, ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है। इसलिए अगर आप किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती दबाव बनाते हैं तो आप इसी 354(4)(a) के अंतर्गत आता है, जो खासकर महिलाओं को लेकर अगर कोई भी विधित रूप से बार बार टिप्पणी करता है तो इसलिए आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये बात आप जानते रहिएगा कि अभी जाके मत पढ़िएगा कि अब आप इसी 354 के कौन से सेक्शन हैं और आपने किस सेक्शन का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़े लिखे, इसलिए मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूँ कि महिला के किसी व्यक्तिगत नाम को लेकर अगर बार बार टिप्पणी करते हैं, ठीक, तो आपकी टिप्पणी को अगर जरा सा भी, ठीक है, थैंक यू आपका। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 9:30 बजे प्रतिदिन ई लर्निंग विद दुर्गेश पर 30 दिवसीय महाभारत सीरीज खत्म करना है। इतिहास को इतिहास की रचना है।